तो मैं अपने कॉलेज के टाइम पे वो बुक एज जनरल नॉलेज पढ़ता था। ऐसा कोई मेरा ये नहीं था कि अभी 2021 में एग्ज़ाम होगा उसको बैठना है और फिर निकालना है। बस मैं रिकॉर्ड बनाता था कि आज 8 घंटे हुए, कल 9 घंटे, 9 घंटे से 10 से 12 घंटे, मतलब 12-13 घंटे मेरे हो जाते थे एक दिन के। 12-13 घंटे पढ़ लेते थे। थोड़ा सा 69th के पेपर को देख के मुझे लगता है कि मुश्किल होगा उससे, तो बीपीएससी भी ऐसा होलिस्टिक नॉलेज जो बोलते हैं उसे ढूंढने लग गया बनेंगे। साइंस के क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है वो बुक से पूछेंगे कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जनरली। बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक्स रेफर करें? बिहार स्पेशल के लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बिहार स्पेशल मेरा भी बहुत स्पेशल नहीं था। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट होता है न्यूज़पेपर, बेस्ट है। कौन सा न्यूज़पेपर आपने फॉलो किया? आपको एक इंटेलिजेंट गेस लगाने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है आंसर नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये आंसर नहीं होगा। सर जैसे बताया कि ज़्यादा पढ़ देना भी कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। लिमिटेड रखना पड़ता है खुद को, बड़ा कंफाइन रखना पड़ता है कि हमें लिमिटेड से लिमिटेड बुक्स, लिमिटेड नोट्स रखने होते हैं। उस पर सर कैसे स्टिक रहे स्टूडेंट्स? ये 1/14 को लिखने में लक्ष्मीकांत ने 2 पेज लगा दिया है। मैंने बस एक लिख दिया है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई बोथ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी। एक भी नहीं आंसर लिखा आपने? थोड़ा बहुत लिखा था लेकिन मैंने ऐसा सीरियस आंसर राइटिंग नहीं की थी। तो होता है, उससे नुकसान होता है। पेपर पूरा हो जाता है तो मार्क्स आते ही हैं। अभी आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना है उसमें, ठीक है कि सवाल पूछा नेशनल जम्बूरी के, आप लिख के आ गए भाई जम्बूरी एक सबमरीन है। ऐसा नहीं करना है। चाचा जी मेरे बोलते हैं 50 पन्ना 100 पेज रोज़ लिखो। तो कोटेशंस की यूज़ करें, मैं बताता हूँ, मैं कोटेशंस बहुत भर भर के लिखता हूँ। सर कहाँ से कोटेशंस वो स्टूडेंट लाए? वो होलिस्टिक नॉलेज कहीं से भी आती है। वो होलिस्टिक नॉलेज आप मूवी देखते हैं, ईमानदारी से मूवी देखिए। सैम मैनिक शो मैं देखने गया था, आप ईमानदारी से सैम मैनिक शो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक ऐसे सैम मैनिक शो पे लिख के आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ शिवम प्रतीक सर हैं। 68 बीपीएससी में सर की जो रैंक लगी है वो 25th है। सर का सिलेक्शन असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की पोस्ट पर हुआ है। तो सर का जर्नी जानेंगे, मोटिवेशन जानेंगे, स्ट्रगल जानेंगे, किस किस टाइप का सर का कंटेंट था, क्या बुक लिस्ट था, किस तरीके से सर ने पढ़ाई किया है, क्या टाइम टेबल था आंसर राइटिंग को लेकर, या फिर जो भी चीज़ें हो उस पर बात करेंगे। तो आप 78th बीपीएससी के लिए एस्पिरेंट हैं तो आप लोग प्रीलिम्स के लिए सर का स्ट्रेटेजी क्या होगा उस पर बात करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना 78th के लिए उस पर भी बात करेंगे। तो चैनल ग्रो करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिए। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थोड़ा सर बताएं सर अपने बारे में। मेरा नाम शिवम प्रतीक हुआ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में बिट्स पिलानी राजस्थान से किया था सिविल इंजीनियरिंग में। मैं कॉलेज के टाइम पे और स्कूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्विजिंग वगैरह करता था। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो सिलेबस होता है यूपीएससी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसके जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब चीज़ें मुझे पहले से थोड़ी बहुत उसका इन्फॉर्मेशन था। तो उसके चलते मैंने धीरे धीरे फिर अपना लाइन इंजीनियरिंग से चेंज करके। ओके सर, आपका सर अटेम्प्ट क्या था सर और मीडियम क्या रखा था आपने और ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा और ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था और मीडियम सर मीडियम इंग्लिश था। ओके सर, मोटिवेशन वाली बात होती है कि बीटेक करने के बाद भी बिट्स पिलानी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया में, है ना। तो सर वहाँ से होने के बावजूद फिर इधर सिविल सर्विसेज में आना, क्या मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी, बीपीएससी निकालना? नहीं, मोटिवेशन ऐसा कुछ खास नहीं था क्या कि मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था तो भैया थे मेरे एक, वो ऐसे ही मेरे को लक्ष्मीकांत एक दे दिए थे कि पढ़ना। तो मैं फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत पढ़ता था लक्ष्मीकांत, दोस्तों को समझ में मुझे आता नहीं था लेकिन पढ़ता था। बाकी मेरा मेन मोटिव ये रहता था कि मैं ऐसे ही कुछ भी बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहता था। मेरे में बहुत सारी बुक्स है, रखा उधर इधर भी है। तो बस वही बुक मैं पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे फिर मैं देखता था कि जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो वो काफ़ी अलाइंड है जो मैं पढ़ता हूँ। तो सब कुछ तो नहीं आता था मुझे उस वक्त क्वेश्चन पेपर का, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे मुझे लगता था कि अरे भाई ये तो मुझे ही पता ही है, तो मैं देता हूँ यही एग्ज़ाम पर। ओके सर, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, किस तरीके का एम्बियंस रहा है घर में बेसिकली पढ़ाई लिखाई को लेकर? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है इस चीज़ को लेकर। मेरा अगर थोड़ा भी ऐसा था कि नहीं ठीक है मुझे बस पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है, तो घर वालों का ऐसा रहता था कि नहीं नहीं ये नॉलेज को यूज़ करना है इधर सिविल सर्विसेज में। मेरे चाचा जी भी खुद उनका भी बीपीएससी सिलेक्शन हुआ था 55th से 59th वाला। डैडी भी मेरे बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में है। तो इन लोगों की भी इच्छा थी, इन लोगों की भी जब अपना स्टूडेंट थे तो उनके लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में भी उनका भी ऐसा था, चाहते थे कि
यूपीएससी वो भी दें, दिया भी नहीं हो पाया शायद किसी अब बात हो रही थी अंकल जी, तो उन्होंने बताया कि अपने समय यूपीएससी हो भी दिया, अभी डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट में है बिहार एसएससी। हाँ हाँ हाँ। तो बस वही था कि अब जब उनका नहीं हुआ तो उनको मेरे से उम्मीदें थी, तो बस किस्मत अच्छी थी कि उम्मीद पे खरा उतर। सर टाइम टेबल कैसे फॉलो करते थे? जैसे कि होता है कि हम बाहर में हैं, जैसे हम दिल्ली में हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हम सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, और घर में होते हैं तो एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ माहौल नहीं जच पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। आपने कैसे उसको मैनेज किया था? नहीं, दिक्कत तो होती है घर में, क्योंकि घर का बहुत सारा काम रहता है। अब डैडी बूढ़े हैं, मतलब ठीक है हो गए 60 के, तो मम्मी भी वैसी ही हैं, तो और बहन छोटी है, तो घर में कोई भी काम है तो सब अब वो लोग करने जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि नहीं भाई कर देते हैं, हम घर पे हैं तो उसमें थोड़ा समय तो बर्बाद होता ही है। लेकिन ऐसा था कि अब क्योंकि जब रूम अकेला था यहाँ पे, तो वो लोग भी कोशिश करते थे कि मुझे ज़्यादा इधर उधर काम में इंगेज नहीं करें। लेकिन पढ़ाई का ऐसा शेड्यूल मेरा कुछ रहता था कि जब मैं खूब सीरियसली पढ़ता था, मैं 2021-22 के टाइम पे बहुत सीरियसली पढ़ता था, तो उस टाइम पे एक अपने यूट्यूब पे वो सब स्टडी विथ मी करके ऐसा बहुत सारा वीडियो आता है, तो तभी बैठता था, बस मैं रिकॉर्ड बनाता था कि आज 8 घंटे हुए, कल 9 घंटे, 9 घंटे से 10 से 12 घंटे, मतलब 12-13 घंटे मेरे हो जाते थे एक दिन के। 12-13 घंटे पढ़ लेते थे? हाँ। ओके, तो सर अच्छा खासा स्टडी मतलब आप कर रहे थे। सर आपके रूम में मैं देख रहा हूँ इधर सर प्रिंटर आप रखे हुए हैं, सर उसका इस्तेमाल किस स्तर पर होता था? कुछ खास काम नहीं करता है, वो टेढ़ा मेढ़ा प्रिंट निकलता है उससे, लेकिन ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, मेरे पास नोट्स बहुत ज़्यादा भरी हुई, मैं कभी भी ऑनलाइन कुछ देखता हूँ तो उसको बना लेता हूँ, मैं ऐसा वर्ड पे बना लेता था उसके शॉर्ट नोट्स, और फिर वो प्रिंट कर लेता था मैं, तो उससे फ़ायदा ही होता था कि हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो कभी खो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रिंटर वाले नोट्स हैं अभी वो खो भी जाएँ तो कंप्यूटर में सेव रहेंगे, या फ़ोन में भी उसको मैं पढ़ लूँगा, तो नोट की नोट भी निकल गए और प्रिंटर में भी है, कंप्यूटर में भी है। सर अब ज़्यादा लगता है कि ऑनलाइन फ्रेंडली है, क्योंकि लैपटॉप भी इधर पड़ा हुआ है, ऑनलाइन ज़्यादा मतलब आपने यूज किया चीज़ों को? हाँ, मैं पूरा मेरा स्टार्टिंग की मेरी सारी पढ़ाई बुक से हुई, मैंने बुक से एक बार पूरा मेरा बेस बन गया ठीक ठाक, तो उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन हवाबाजी किया, मैं मतलब इन द सेंस कि जो ऊपर की चीज़ें होती हैं जो कि बुक में जनरली नहीं मिलेंगी, तो मैंने वो सब कुछ ऑनलाइन किया, और फिर उसको अपने बुक्स में, जैसे मेरे कोई भी जैसे यही बुक है मैंने पढ़ा, फिर इसमें मुझे बहुत नई नई चीज़ें पता चली बाहर से, तो मैं ये बुक खोल के उसको भर देता था आगे में ही कहीं भी, ऐसे भी ये बुक ही है। अच्छा ये नहीं, हाँ एक और कहाँ गई बुक मेरी, मैंने वहाँ रखा शायद, अच्छा पता नहीं कहाँ, मैंने अभी ये बुक, तो ऐसी कोई बुक मिली मेरे को, तो उस बुक में मैं मार्क करके फिर पढ़ता गया, और जो इंटरनेट से अलग से नॉलेज मिलती है वो पढ़ता जाता। ओके सर, अब स्ट्रेटेजी पर सर हम आए तो प्रीलिम्स के लिए सर बदलते पैटर्न पर सर किस तरीके से अब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? जैसे कि जो भी एस्पिरेंट्स अब देने वाले हैं 30 सितंबर को सर है प्रीलिम्स, 78 का सर, अब सर जो समय बचा हुआ है अराउंड 8 महीने का, इसमें सर कैसे काम करें एस्पिरेंट्स? अब पहले का जो बीपीएससी का पेपर था उसके लिए तो बहुत प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी थी कि 4-5 वही 2-3 बुक हैं उसको रट जाइए, और उसी से करंट अफेयर्स के भी पता नहीं अलग अलग आते हैं मटेरियल, उसको रट जाइए और उससे एग्ज़ाम निकल जाएगा। अभी क्या थोड़ा सा 69th के पेपर को देख के मुझे लगता है कि मुश्किल होगा वो उससे, तो बीपीएससी भी ऐसा होलिस्टिक नॉलेज जो बोलता है उसे ढूंढने लग गया है। तो अभी मैं अब कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन है यही कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ें, बुक्स पढ़ेंगे जितनी ज़्यादा, अब ऐसा नहीं कि ठीक है बुक में एक स्पेक्ट्रम ही बुक है, ठीक है स्पेक्ट्रम के सवाल आते हैं हिस्ट्री में, लेकिन कितने ही क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के? 30 क्वेश्चन आएंगे, अब 30 बना दिए, अब बाकी और जो साइंस के क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेंगे? साइंस के क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है वो बुक से पूछेंगे कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जनरली। तो ऐसे केस में है कि जितना ज़्यादा पढ़िए आप, अगर 9th-10th की बुक है, एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी मन से पढ़िए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे मैंने हिस्ट्री बताया कि हिस्ट्री के अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन बुक से आएंगे, तो उसके लिए वो 30 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, वो 30 क्वेश्चन आप कर लीजिए। पॉलिटी क्वेश्चन है पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से हैं, तो लक्ष्मीकांत से जो क्वेश्चन है वो आप लक्ष्मीकांत से कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर्स से आ गए, या कुछ एकदम रैंडम वे कुछ भी आ जाएंगे कि ये एक्ट कब हुआ था, ऐसा कब हुआ था, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं, आपको लगता है कि आप सही है तो आप गेस लीजिए, नहीं तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। ज्योग्राफी में 69 के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे, तो मैं समझता हूँ कि एनसीईआरटी से 68 के भी एनसीईआरटी से थे, तो एनसीईआरटी 11th 12th की 12th में एक यूजलेस एनसीईआरटी है शायद ज्योग्राफी की,
लेकिन 11th की एनसीईआरटी काफ़ी काम की है। वो एनसीईआरटी आप कर लीजिए। और इकोनॉमिक्स, हाँ, और इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में फिर आप ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से रहते हैं, कुछ बेसिक्स भी रहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि 69 के करंट अफेयर से थे। 70th में, क्योंकि अभी 69 और 68 दोनों बजट के बाद हुआ था, सेंट्रल बजट और स्टेट बजट, तो 69 में शायद बजट और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से कम था। एक क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से था। तो भी ऐसा क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का कि अगर आप 69 का, मेरे मोस्ट प्रॉब्ली वो क्वेश्चन था कि जिसमें आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे नहीं भी पढ़ा है तो आप वो गेस कर सकते हैं कि यही आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि उसका एक ही ऑप्शन था जिसमें कि वो बन रहा था वो आंसर, बाकी तीनों ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्टरी थे। अगर एक होगा तो वो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तीसरा नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन था जो। तो अगर आप नहीं भी पढ़े इकोनॉमिक्स, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कैसा गेस लेना होता है, इंटेलिजेंट गेस, तो वो है। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर ज़्यादा ध्यान देना है, और बाकी तो बहुत सारी बुक्स आती हैं। सर बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक्स रेफर करें? बिहार स्पेशल के लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बिहार स्पेशल मेरा भी बहुत स्पेशल नहीं था। अच्छा। मेरी प्रिपरेशन यूपीएससी के लाइंस पे हुई थी, तो बिहार के लिए मैं जब एग्ज़ाम रहता था उसके ठीक पहले मेरे पास 2-3 बुक्स मेरे चाचा जी ने रेफ़र कर दी थी। मुझे नहीं पता बुक का नाम भी क्या है, बस क्राउन वगैरह का होगा। हाँ, क्राउन की एक बुक थी, हाँ क्राउन की एक बुक थी। तो मैं एग्ज़ाम के मतलब 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले वो पढ़ना शुरू करता था। तो उससे मैंने सारे, जैसे सेंसस का डेटा हो गया, कौन से नेशनल पार्क है, कौन सा इंडस्ट्री है, कहाँ पे है। तो बिहार की तो जितनी चीज़ें मैंने इंटरव्यू के के लिए पढ़ी थी, उतनी मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी नहीं पढ़ी थी। ओके सर, करेंट अफेयर के लिए क्या रिसोर्सेस रखे? आप कोई न्यूज़ पेपर वगैरह देखते थे डेली बेसिस पे, एडिटोरियल देखते थे, कुछ मैगजीन वगैरह आप सजेस्ट करें स्टूडेंट्स को? करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट होता है न्यूज़पेपर, बेस्ट है। कौन सा न्यूज़पेपर आपने फॉलो किया? मैं इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन ये किया हुआ था, उसका सब्सक्रिप्शन लिया था जी। लेकिन पढ़ता मैं नहीं था। मैं उधर ट्विटर पे मैंने सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, और जो बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं उन्होंने यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम टाइप वाले, तो वो लोग आर्टिकल्स को काट कर ही पोस्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मेरे लिए आसान हो जाता था, और कभी मैं नहीं पढ़ पाया तो मैं उसको ऐसा सेव कर लेता था स्क्रीनशॉट लेके, और जहाँ फ्री हुआ वहाँ पढ़ लेता था। वो पढ़ने से क्या होता था कि उसको पढ़ लिया, उसमें कुछ नई चीज़ें मेरे को पता चली, तो या तो मैंने उसको अपने कंप्यूटर में डाल के लिख दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, और तो उससे फिर वो एट द बैक ऑफ मेमोरी ऐसा सेव रहता है वो कि ठीक है हाँ ये भी चीज़ पढ़ी थी मैंने, और वही चीज़ अगर एग्ज़ाम में मेंस में क्लिक कर जाती है तो एक नया पॉइंट मिल जाता है। तो एक नया पॉइंट मिल गया, बस वो छोटा सा वो क्लिक करना होता है कि हाँ भाई किसी ने ऐसा कास्ट सिस्टम को लेके ये चीज़ बोली थी, तो मैंने वो लिख दिया, अब उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वो फ़ायदा हो जाता था। ओके सर, अब जो मतलब बहुत लोग जैसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ सिलेक्टेड, तो वो बता रहे हैं कि अब यूपीएससी का पीवाईक्यू आप लगाएंगे तो बीपीएससी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? यूपीएससी का जो 2022 के पहले का पीवाईक्यू था वो लगाएंगे तो वो बीपीएससी का होगा। अभी यूपीएससी का भी, अब जो यूपीएससी का लास्ट टाइम का पेपर था वो, मतलब मैं कुछ कमेंट तो करूँगा नहीं, लेकिन सारी दुनिया को पता है वो कैसा पेपर था। तो लेकिन उसके पहले के जितने पेपर होते थे, बीपीएससी का 69 एटलीस्ट उस स्टैंडर्ड, उस टाइप का पेपर हो गया, उस जैसा कि जहाँ पे आपको होलिस्टिक नॉलेज चाहिए, और होलिस्टिक नॉलेज के साथ साथ आपको एक इंटेलिजेंट गेस लगाने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है आंसर नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये आंसर नहीं होगा इसका। तो जब ये आंसर नहीं होगा तो आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, और फिर 2 ऑप्शन बचता है, फिर आप उधर 50-50 करते हैं, तो वो होना चाहिए। और हाँ, यूपीएससी का पीवाईक्यू जो 2021 के पहले का है वो बहुत काम देगा एटलीस्ट अब बीपीएससी में, क्योंकि वो प्रिपेयर कर देगा कि अगर वैसा ही सेम स्टैंडर्ड ऑफ पेपर रहता है। अभी 70th में क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता, और जो नेक्स्ट यूपीएससी होगी उसमें क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर सेम स्टैंडर्ड जो 69th में आया था वही 70th में आता है, तो जो यूपीएससी 2022 के पहले जो पेपर लेती थी वो पेपर लगाइएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कब गैस लेना है, कब गैस नहीं लेना है, किस क्वेश्चन में गैस लेना है, किस में नहीं लेना है। ओके सर, आपका 67th में प्रीलिम्स नहीं हुआ था जी। तो सर क्या मिस्टेक्स थे, और 2-3 पॉइंट में आपको बताना हो स्टूडेंट्स को कि वो जो 68th में सर आपने काम करा उस पर, वो सर क्या था? नहीं, 67th में नहीं होने का क्या था रीज़न कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। अच्छा। कि बहुत आसान पेपर है, मैं बिहार का, जैसे मैंने बताया कि ये तो मैं बिहार का कुछ भी पढ़ के नहीं गया था उसमें। आपको लगता था कि मैं पीएससी का पढ़ेंगे तो मेरे लिए हलवा की तरह हलवा हो जाएगा। तो हलवा मतलब एक सेंस तक मैं था भी, अगर क्योंकि उस वक्त कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी, तो अब लोग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उतना अच्छा से तभी हाई गई होगी, लेकिन
था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, तो इस वजह से मेरा शायद 111 या 112 मार्क्स था, 113 कट ऑफ था। 113 कट ऑफ था, हाँ। और मैंने एक बबल वैसे मार्क किया था, ये तो कहने की बातें होती हैं, लेकिन ऐसा था। लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा आई था, मैं बताता हूँ, एक बार 66 का, क्योंकि मैं उस वक्त कॉलेज में था, मैं 66 भी मैंने ऐसे ही दिया था, वो प्रैक्टिस के लिए दिया था उस वक्त, तो कुछ कॉलेज अच्छा, उसमें बीटेक कब कर रहे थे? 21 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और 20 में मैंने फॉर्म भरा था। अच्छा। तो 1 साल पहले ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा था। तो उस वक्त भी मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, मतलब ऐसी अच्छी थी कि मुझे याद है कि क्वेश्चन आया था कि कौन पहले चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, और उसमें से 3 ऑप्शन ऐसा था जो कि कोई भी देखकर बोल देता कि नहीं ये 3 नहीं है। चौथे ऑप्शन थे श्री कृष्ण सिंह, और 5वां था नन ऑफ दीज। तो मेरी पढ़ाई ऐसी थी कि जब मैं पढ़ता था अपने यूपीएससी के लिए, तो मैं वहाँ नाम देखता था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा श्री कृष्ण एस.के. सिन्हा नाम पढ़ता था मैं। फिर ये क्राउन की जो बुक थी, इसमें मैंने एस.के. सिंह ऐसा नाम देखा शायद। तो मुझे डाउट हुआ कि एस.के. सिंह और एस.के. सिन्हा अलग अलग आदमी है क्या। तो मैंने पढ़ा जब ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मैंने वो सब निकाल लिए जो सिग्नेचर सबका डॉक्यूमेंट पे है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो सब निकाला। तो उसमें मैंने देखा कि सिन्हा नाम है, सिंह नहीं सिन्हा नाम है। तो जब मैंने प्रीलिम्स में पेपर में देखा वो, तो मैंने देखा कि यहाँ तो ये ऑप्शन में 3 बेकार नाम है, मतलब 3 जो ऑप्शन नहीं होता वो क्लियर था कि ये नहीं होगा जी। और चौथा ऑप्शन एस.के. सिंह है, तो ये ज़रूर जिसने पेपर सेट किया है वो थोड़ा सा फिरकी ले रहे हैं। लोग एस.के. सिंह देखेंगे और टिक मार देंगे, लेकिन असल में आंसर एस.के. सिन्हा है। एस.के. सिन्हा नन ऑफ दीस मार दी, लेकिन एंड में आंसर वो एस.के. सिंह ही था। फिर बाद में पता चला सिंह सिन्हा दोनों यूज होता है। तो ऐसे मिस्टेक्स रहे थे? हाँ, तो ऐसा मतलब क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेने से कभी कभी क्या होता है कि मैं ज़्यादा पढ़ के गया कि हाँ भाई सिन्हा होना चाहिए नाम, सिंह नहीं होना चाहिए। तो ऐसा उस वक्त मेरा था। तो ऐसा आलतू फालतू में मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंट वाली मिस्टेक ऐसा किया करता था मैंने। 63rd मतलब 67th में भी मैंने ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट वाली मिस्टेक कर दी थी। सर जैसे बताया कि ज़्यादा पढ़ लेना भी कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। लिमिटेड रखना पड़ता है खुद को, बड़ा कंफाइन रखना पड़ता है कि हमें लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड बुक्स, लिमिटेड नोट्स रखने होते हैं। उस पर सर कैसे स्टिक रहे स्टूडेंट्स? जैसे कि मार्केट में जाना, कोई भी मैगजीन दिखा अच्छा, कोई बुक दिखा अच्छा, उसको खरीद के लेके आ जाना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसा होता है, तो मार्केट में निकलते हैं, कुछ भी खरीद के लेकर आ गए, और चूँकि बहुत सारा मटेरियल्स हो जाता है, फिर उसको रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। तो स्टिकनेस वाली बात आती है सर, उसको कैसे है वो स्टिक रहे? नहीं, एग्ज़ाम निकालने के लिए तो मेन यही है कि जितना छोटा नोट्स रहेगा वो मेंस में भी काम देता है और प्रीलिम्स में भी काम आता है। मतलब मैं पढ़ता था, मैंने बताया कि आपको मैं एग्ज़ाम निकालने के लिए नहीं पढ़ता था, मैं बस नॉलेज के लिए पढ़ता था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था। लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर एटलीस्ट 69th में अब आवश्यकता हो गई, लेकिन इसके पहले तो खैर बीपीएससी में भी आवश्यकता नहीं थी। तो बस वही है कि जो भी आप पढ़िए उसका एक छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए। मेरे पास मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए नहीं पढ़ता था, लेकिन जब हो गया ऊपर घर की तरफ से कि नहीं एग्ज़ाम भी निकालना है, तो मैंने मेरे हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे नोट्स है वहाँ पे। जैसे वो पूरा लक्ष्मीकांत मेरा इस कॉपी में पड़ा हुआ है, ये वो मोटी सी लक्ष्मीकांत है, और ये लक्ष्मीकांत मैंने इतने में भर लिया है। तो बस यही है कि इसी में सारा जो है ना मेरा लक्ष्मीकांत भरा हुआ है। मतलब सर लक्ष्मीकांत की बुक 600-700 पेज में है, और ये आपने 40-50 पेज में पढ़ लिया। तो सर वो कैसे किया? मतलब कि जैसे कि सर किसी अगर टॉपिक सर आप बता दें, जैसे कीवर्ड लिखना होता है, क्या लिखना होता है सर? जैसे फंडामेंटल राइट की बात है, तो आर्टिकल 13 से फंडामेंटल, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, और 13 मतलब 12 से फंडामेंटल राइट चालू है, 12 में कुछ नहीं, स्टेट की डेफिनेशन है, और 13 में फंडामेंटल राइट कब वायलेट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको बंद कर सकती है। बाकी 14 से फंडामेंटल राइट चालू है। तब ये एक 14 को लिखने में लक्ष्मीकांत ने 2 पेज लगा दिया है। मैंने बस एक लिख दिया है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई बोथ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर उसमें लिख दिया एससी ने बोला है वेयर इक्वल एंड अनइक्वल आर ट्रीटेड डिफरेंट, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। तो अब ये सेम लाइन है। अभी ये 69 के मीन्स में कोई क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये सेम यही लाइन लिख दी। अब ये क्योंकि मैंने एक लाइन इधर लिखी है, मुझे याद है छोटा सा। मतलब सर कीवर्ड लिखना है कीवर्ड लिखना है सारे का, ऐसे ही मैंने कीवर्ड लिख दिया है। जी। तो बस छोटा छोटा कीवर्ड लिख के बना लीजिए। वही स्पेक्ट्रम की है मैंने। अब जैसे मेरे पास एक वो होगी, वो पूरा स्पेक्ट्रम इतने में आ गया है? नहीं, ये स्पेक्ट्रम नहीं, स्पेक्ट्रम कॉपी में ये स्पेक्ट्रम का जितना भी वो है ना, क्या बोलते हैं, बुक्स, राइटर और गवर्नर जनरल, उसके अंदर क्या हुआ, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं जितने, मतलब सर बेसिकली सर इसी के लिए सर आपने रखा है प्रिंटर वो, मतलब प्रिंट आउट निकाल, मैं अपना इसको लिखा, प्रिंट निकाली। अब कभी कभी क्या हुआ कि अब जैसे मैंने बुक्स के नाम लिखे, कुछ नई बुक मुझे पता चली, तो फिर प्रिंट से लिखने से अच्छा भी इसमें लिख लिया मैंने सीधा पेन से। तब उसी तरह सारे गवर्नर जनरल हैं, तो उनके बारे में मैंने लिख लिया किससे टाइम पे क्या हुआ।
तो ये तो गवर्नर जनरल भी होगा इससे जी। और फिर इधर वाला ये भी सीन हो गया। ओके सर, अब थोड़ी मेंस की सर बात करें कि मेंस में सर आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी बात की जो अब शॉर्ट्स क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 शॉर्ट्स क्वेश्चन सर हो गए हैं सेकंड जीएस की अगर बात की जाए, तो उसमें सर अब टाइम मैनेजमेंट बड़ा क्रूशियल हो गया है, तो कैसे उस पर काम करें एस्पिरेंट्स की उतने ज़्यादा, अब जैसे कि यूपीएससी से भी डिफिकल्ट कहा जाए, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखना है इसमें आपको 38 मार्कर जो है, तो अब टाइम मैनेज कैसे किया जाए और आंसर राइटिंग कैसे करा जाए चलिए। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी। एक भी नहीं आंसर लिखा आपने? थोड़ा बहुत लिखा था, लेकिन मैंने ऐसा सीरियस आंसर राइटिंग नहीं की थी। तो होता है, उससे नुकसान होता है। GS1 में मैं 3 क्वेश्चन छोड़ के आया था, 2 8 मार्क्स के, एक 7 मार्क्स वाला शॉर्ट आंसर। और अगर मैं 3 क्वेश्चन छोड़ा हूँ ब्लैंक, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मैं और ये भी कर दिया हूँगा, मतलब जो लास्ट के क्वेश्चंस मैंने लिखे होंगे वो भी तीनों आपने अटेम्प्ट करा तो और अच्छा रैंक होता, सर्विस भी आपकी मेरा जो GS1 में 150 मार्क्स हैं, GS2 में आई थिंक 155 कुछ है, और SA में 174 है। तो वही GS1 में मेरे एवरेज से कम मार्क्स आए जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेपर ही छोड़ के आ गया था मैं। तो इसका मेन वही है कि आप खुद कोई टाइम दे दीजिए कि इतने 7 मिनट 8 मिनट जैसा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप टाइम डिवाइड कर दीजिए, और कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन मेरे को इतने देर में ही कंप्लीट करना है, मुझे स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करता हूँ मैं तो मुझे छोड़ देना है वो क्वेश्चन, एक पार्ट छूट रहा है कोई दिक्कत नहीं, कंक्लूड करके उसको नए क्वेश्चन पे चले जाना है, पेपर पूरा करना है। इसका एक और एग्जांपल है मेरा यूपीएससी का PSIR का पेपर। PSIR के पहले पेपर में मैंने क्वेश्चंस 30-32 मार्क्स 30-35 मार्क्स के छोड़ के आए थे ब्लैंक। और जब, क्योंकि उस दिन तो एक ही दिन दोनों पेपर होता है, तो जब मैं बाहर निकला तो मैंने प्रॉपर टाइम डिफ्रेंशिएट कर लिया कि IR के पेपर में मैं 6 मिनट ज़्यादा, 1 भी सेकंड या 7 मिनट ज़्यादा मैं 1 भी सेकंड नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को। तो मैं वही करके आया, और IR का मेरा पेपर पूरा कर गया था मैं। तो कुछ 140 समथिंग मुझे मार्क्स आए थे IR में, और जो पहला पेपर था उसमें 99 मार्क्स आए थे। एस्पिरेंट सर क्या समझना चाहेंगे? तो ये कि पेपर आप पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए, पेपर पूरा हो जाता है तो मार्क्स आते ही हैं। अभी आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना है उसमें, ठीक है, कि सवाल पूछा नेशनल जम्बूरी के, आप लिख के आ गए भाई जम्बूरी एक सबमरीन है तो ऐसा नहीं करना है लेकिन कोशिश करना है कि हाँ ठीक है, जम्बूरी में स्काउट्स हैं तो स्काउट्स के बारे में कुछ लिख देना है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मुझे लिखना होता तो मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ लिख देता, तो एटलीस्ट 1 मार्क्स भी अगर मुझे देते। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 1 मार्क्स से 2 रैंक ऊपर हो रही है। तो जब तक रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट निकलने से पहले तो लगता है भाई 1 मार्क्स से क्या हो जाएगा, इसका PT 1 मार्क्स से छूटता है, और जिसका फाइनल रिजल्ट 1 मार्क्स से ऊपर जाता है, छूटता है, उसको पता चलता है। सर मेंस के लिए अभी सेंसर राइटिंग स्टार्ट कर दे स्टूडेंट, अभी ये पूरा जो टाइम है सर 8 मिनट, इसको कैसे सर सेगमेंटाइज करके पढ़े, कैसे तरीके से? नहीं, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। चाचा जी मेरे बोलते हैं 50 पन्ना 100 पेज रोज़ लिखो। तो ये क्या कहते हैं, और लिखने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मुझे जितना कुछ भी याद है, क्योंकि मैंने वो चीज़ जब लिखा था, आंसर राइटिंग मैंने नहीं की, लेकिन बाकी जो राइटिंग की है, ये सब जो लिखा है ये कंप्यूटर पे ही लिखा है मैंने। तो लिखने से क्या होता है कि वो पोएम बन जाता है, एक पोएम जैसा, कि आप एक पोएम लिख रहे हैं। लक्ष्मीकांत की एक पोएम है, वो लक्ष्मीकांत को ही आती है, लेकिन जब लक्ष्मीकांत की शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाते हैं तो फिर वो आपकी पोएम बन जाती है। फिर आपने जो लिखा है वो आपको एग्जाम हॉल में जैसे ही आप वो सवाल लिखते हैं 4 ऑप्शन के साथ, तो आपको स्ट्राइक कर जाती है कि यही ऑप्शन होगा, और ये भी स्ट्राइक कर जाती है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इनकेस अगर सही नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो 2 ऑप्शन ये तो मैंने कहीं और पढ़ा है। जैसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था मेरे सर ने, जब मैं गया तो सबसे पहले पूछा उन्होंने कि बताओ जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है। तो मेरे पास एक जो नोट्स बनाया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के, पता नहीं किधर गया, उसमें आर्टिकल्स मैंने लिखे, तो सारा आर्टिकल जो स्टेट सर्विस के होते हैं वो सारा आर्टिकल रट जाते हैं। मैं सारा आर्टिकल नहीं रटा था, बस इंपॉर्टेंट रटा था। उसमें मुझे 315 पता था कि 315 में ऐसा ऐसा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। तो मैंने बोला सर 315 में, तो सर ने पूछा कि दोनों 315 में ही है, स्टेट और यूपीएससी। तो मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कहाँ तक है 315 से, नहीं पता था मुझे। तो बस अब वहाँ पे आपको थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है या कुछ भी है। तो मैंने बोला कि सर 324 में सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, 323 ये इंपॉर्टेंट हो गया, 323 ए और 323 बी सर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐड हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 324 के पहले 323 है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 323 तक ही होगा, 315 से 323। तो यही थोड़ा बहुत, उससे क्या होता है, एक पोएम बना देने से क्या होता है
कि वो चीज़ें पता होती है। उस कॉपी के फर्स्ट पेज में वैसे है 323 तक लिखा ही हुआ है इस पर, कहाँ गया, 323 तक लिखा है, लेकिन वहाँ सब कुछ तो याद नहीं रह सकता है, लेकिन क्योंकि पोएम की तरह बन जाता है। सर ऐसे में आपका गुड मार्क्स है, और गुड मार्क्स कहा जाएगा 174 मार्क्स सर आपने बताया, तो ऐसे पे सर कैसे काम करे, क्योंकि 68th में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, 69 की फिर सर आपने ऐसे लिखा है, तो पीएससी जो एस्पिरेंट कर रहे हैं उनको ज़्यादा इसमें फ़ायदा है, या फिर जो यहाँ थर्ड जो यहाँ पे सेक्शन है उसमें बिहार के जो लोकोक्तियाँ मुहावरे जो पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ के लोकल जो है उनको ज़्यादा फायदा है, और किस तरीके से प्रिपरेशन करें उसकी ऐसे के? ऐसे का क्या है कि जो जो तीसरा वाला सेक्शन होता है उसमें लास्ट टाइम क्या था कि एक ही ऐसे था, वो साइंस वाला था जिसका मीनिंग मुझे पता था। अगर उसका मीनिंग मुझे पता नहीं रहता तो मैं हवा में तीर चला गया था थर्ड सेक्शन में। इस बार क्या था इस 69th में कि उन्होंने कंपैरेटिवली कूल डाउन किया था। दो ऐसे थे जिसका कि नॉर्मल लोगों को भी आइडिया होता, एक ऐसे का मुझे आइडिया नहीं था, और एक ऐसे जो बिहार की लोकोक्तियाँ थी मैं पढ़ के गया था, तो उसमें से एक ऐसे मुझे आता था। सीन क्या है अभी कि ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये थर्ड सेक्शन के ऐसे सिर्फ बिहार वालों से ही बनेंगे, बहुत सारे बिहार वालों से हो सकता है ना भी बने और बाहर वालों से बन भी जाए। ऐसे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। उन्होंने बिहार जो पूछा है मैथिली मगही में पूछा, मैथिली मगही में तो लिखना नहीं है, तो घूम फिर के ऐसे जो फर्स्ट में आपने लिखा है सेकंड में लिखा है वही चीज़ें आपको थर्ड में भी करनी है, बस थर्ड में टॉपिक का नेम जो रहता है वो मैथिली मगही में रहता है जी, भोजपुरी वगैरह, हाँ भोजपुरी में रहता है। तो इसके लिए क्या है, इससे का एक ही चीज़ है कि कोटेशंस की यूज़ करें। मैं बताता हूँ, मैं कोटेशंस बहुत भर भर के लिखता हूँ। सर कहाँ से कोटेशंस वो एस्पिरेंट लाएं? यूट्यूब गूगल सर्च कर कोई बुक है कुछ सजेस्ट करें आप? हाँ मतलब आप कोटेशंस के तो आजकल कमी नहीं है, सुबह खुलता है जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं जिनका एग्ज़ाम निकल जाता है वो भी एक कोटेशन डालते रहते हैं रोज़। तो आपको जो अच्छा लगे आप किस दिन, आप बहुत सारे आप वेग भी लगता है कि इसको कहाँ यूज़ करूँगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा टू द पॉइंट रहता है कोटेशन, तो वो लिख लिया। और फिर उस कोटेशन को लिखने से क्या होता है कि आप थोड़ी सी आपकी नॉलेज रहेगी तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कि ठीक है, जैसे क्वेश्चंस, एक एरिस्टोटल का एक कोट, एरिस्टोटल एक मार्कस ऑरेलियस का एक कोट था जो मैंने अपने ऐसे में ड्यूटी पे लिखा था। कि कोट तो मुझे याद है, मैंने किसी कॉपी में लिख रखा है कि, तो उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया ऐसा कि डेथ इज एन इनएविटेबल एंड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ताकि ड्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने कोट में स्टार्टिंग किया कि डेथ इज एन इनएविटेबल एंड फॉर ऑल ह्यूमन बींग, इट इज द फेलियर टू परफॉर्म वंस ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, इट इज अ सिन टू परफॉर्म वंस ऑब्लिगेटरी ड्यूटी दैट विल हॉन्ट द सोल फॉर एवर। तो थोड़ा सा मैंने वर्ड्स चेंज किए थे इसमें, लेकिन अब ठीक है, मुझे आता था कोट, तो ऐसा ही भर भर के मैंने क्या कहते हैं बड़ी बड़ी बातें जो कोट्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो सब मैं रट के गया था। और पहला तो कोट हो गया, दूसरा ये हो गया कि उसके लिए फिर होलिस्टिक नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सर वो नॉलेज कहाँ से सर आए, मतलब होलिस्टिक नॉलेज सर जीएस से आएगा या फिर अलग से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? वो होलिस्टिक नॉलेज कहीं से भी आती है। वो होलिस्टिक नॉलेज आप मूवी देखते हैं, ईमानदारी से मूवी देखिए, सैम मैनिक शो में देखने गया था, आप ईमानदारी से सैम मैनिक शो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक ऐसे सैम मैनिक शो पे लिखे आ जाएंगे। पूछा था उन्होंने, साइंस वाला था ऐसे, तो साइंस हो सकता है ओपेनहाइमर रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन मैं लिख के आया था ओपेनहाइमर के बारे में, क्योंकि मैंने एक टीवी सीरीज़ आती है हिस्ट्री TV 18 पे आती थी, उसमें आइंस्टाइन की लाइफ और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ऐसा कुछ है शो किया गया। तो उसमें हाइजेनबर्ग है, उसने भी न्यूक्लियर पे अपना जो एक्सपेरिमेंट्स है वो भी कर रहा था जर्मनी में, और अपने ओपेनहाइमर भी कर रहे थे, तो वो सब भी मैं लिख के आया था कि साइंस और रिलीजन। तो पॉइंट ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ऐसे के लिए, मतलब ऐसे के लिए आपको प्रिपरेशन करने की यही है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसको आप ईमानदारी से करिए। आप अगर सब्जी लाने जा रहे हैं तो आप मार्केट में जो भाव है गोभी बैगन का, उसको भी आप ध्यान से जानिए कि पटना में गोभी बैगन का भाव या फिर मखाने का भाव है, पटना में मखाने का भाव 200 है, मुंबई में 500 है, कुछ तो रीज़न है। तो इधर के लोग अगर मुंबई में मखाना बेचते हैं वही 200 का मखाना 500 में, ये आप ऐसे में लिखिएगा, कोई गलत बात थोड़ी है। इधर के बिहार के लोगों की कमाई होगी, ऐसे ही पैसा नहीं मिलता है जी। तो जो भी करना है, जो भी बुक पढ़ना है, कोई भी एक ऑनेस्टली कोई बुक पढ़े, और उस बुक को अगर हम अच्छे से फॉलो करें, जो भी ईमानदारी से पढ़ के, तो ऐसे में वो काम देता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी डिटेल में अपने स्ट्रेटेजी जर्नी सारा कुछ शेयर किया। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक या शेयर चैनल से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।